तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें वर्ल्ड मैप में यूरोप कहां पर है। आप देख लीजिए, ये जो इस तरफ का एरिया है आपका यूरोप है, बड़े बड़े लेटरों में आपका लिखा गया है यूरोप। ये वाला एरिया आपका क्या है, यूरोप। और यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो इटली है, इटली आपका हो गया। यहीं पर आपका फ्रांस भी है, ये आप देख सकते हैं फ्रांस भी आपका यहीं पर है। और उसके ऊपर आपका जो ब्रिटेन है, यही सब, यहीं से फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई और यहीं से राष्ट्रवाद का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, ये क्लास 10th की हिस्ट्री है, इसमें ज्यादातर आपको दिया गया है वर्ल्ड हिस्ट्री। एक ही चैप्टर है जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि इंडिया की हिस्ट्री जो है, इसमें आपके गांधी युग वगैरह आते हैं, लेकिन जितने भी सारी चीजें इसमें दी गई वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। किसकी है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन देखिए हिस्ट्री को आप रटोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। जब हिस्ट्री को आप रियलाइज करने लगोगे, हिस्ट्री की कहानी को आप समझने लगोगे, तो हिस्ट्री उसी दिन से आपको आसान लगने लगेगी। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि हम हिस्ट्री का आंसर याद कर लें, हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर जो लिखवा जाए उसको हम याद कर लें, तो नामुमकिन है कि हिस्ट्री आप पढ़ पाओगे। तो हिस्ट्री को आप समझने की कोशिश करिएगा, ना कि हिस्ट्री का तो आंसर जानते हो एक एक पन्ना दो दो पन्ना का रहता है, तो जितना हो सके आप हिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वही बात हम आज इसमें बताएंगे कि पहले चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट क्या है। जब आप बुक खोलोगे तो बुक का जो पहला चैप्टर है, जहां पर आपका चैप्टर का नाम लिखा है, जस्ट उसी के नीचे देखोगे तो 7-8 पॉइंट आपको दिया गया है। उसी 7-8 पॉइंट में से जो पॉइंट मैंने लिखा है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। क्या है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। पहला क्या है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। और दूसरा क्या है, जर्मनी का एकीकरण। तीसरा है राष्ट्र और साम्राज्यवाद। चौथा आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। और तीसरा आपका है इटली का एकीकरण। क्या है, इटली का एकीकरण। तो ये जो परीक्षा आपकी है, ये आप पेपर उठा के देख लीजिए, मतलब कि जो पिछला पेपर आया है उसमें आप जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये दो क्वेश्चन तो आप नॉर्मली देखोगे, एक दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इन पे और इन पे आपको ज्यादातर ध्यान देना है। और ये चैप्टर अगर उन बच्चों के लिए और आसान हो जाएगा जो क्लास 9th में फ्रांसीसी क्रांति को सही ढंग से समझे होंगे, क्योंकि आधा चैप्टर तो उसी पर आधारित है, फ्रांसीसी क्रांति पर, और आधे चैप्टर में जो आपका है जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। तो कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो फ्रांसीसी क्रांति जब स्टार्ट हुई, जब अपने चरम सीमा पर थी फ्रांसीसी क्रांति, तो उस समय जो फ्रांस का राजा था कौन था, लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां। देखो फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट क्यों हुई, उसके पीछे का कारण यह था कि जिस समय लुई 16वां गद्दी पर बैठा था, तो उस समय ब्रिटेन और फ्रांस का बहुत ज्यादा क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। ये युद्ध किस लिए चल रहा था कि ये लोग क्या कर रहे थे कि जो कंट्री छोटी थी उन पर क्या करते थे, उनसे युद्ध करते थे और उनको क्या करते थे, युद्ध में हराकर वहां पर अपना उपनिवेश लगा देते। उपनिवेश का मतलब होता है कंट्री, क्या होता है, सॉरी, उपनिवेश का मतलब होता है फैक्ट्री। क्या होता है, फैक्ट्री। तो वहां पर अपना फैक्ट्री लगाते थे। एक काम ब्रिटेन भी करता था और यही काम क्या करता था, फ्रांस भी करता था। लेकिन जब जब दोनों देश क्या होते थे, आमने सामने आते थे, क्या छिड़ जाता था, युद्ध छिड़ जाता था। लेकिन ज्यादातर युद्ध में जो लॉस होता था पैसों का, आर्थिक स्थिति जिसकी खराब होती थी ज्यादा, तो वो था फ्रांस। क्या था, फ्रांस। तो फ्रांस की जनता बोली कि इतना ज्यादा युद्ध में, मतलब कि ब्रिटेन से इतना ज्यादा युद्ध में पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं। तो इतना तो राजा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं जो वहां की, यानी कि एक राजा इस प्रकार से अयोग्य था, तो रानी भी क्या थी, इसी प्रकार से अयोग्य थी। तो रानी के ऊपर भी बहुत सारा पैसा खर्चा होता था, जनता के तरफ ध्यान नहीं देते थे राजा। तो रानी क्या करती थी, एक उस समय के एक जुलूस जब निकलता था रानियों का, जुलूस का मतलब होता है जब रानी महल में घूमने के लिए निकलती थी, तो वो जिस तरफ से जाती थी वहां पर क्या बिछाया जाता, फूल बिछाया जाता था। ये देखकर जनता और भड़क गई कि भाई हमारे पास खाने पीने का सामान नहीं है और रानी जहां जा रही है उनके पीछे फूल बिछाया जा रहा है। तो रानी एक बार क्या हुई, अपना जुलूस लेकर निकली और उनके पीछे गरीब जनता, भूखी जनता, एक मतलब कि कुछ मांग करने के लिए निकली। तो गरीब जनता उस समय उनसे मांग रही थी रोटी। क्या मांग रही थी, रोटी। तो वो क्या थी, अपने उत्तराधिकारी से बोली कि ये मांग क्या रहे हैं। तो उससे उत्तराधिकारी बताया कि खाने के लिए क्या मांग रहे हैं, रोटी। तो रानी को ऐसा लगा कि इनके पास सब कुछ है खाने के लिए, एक किसको खाना चाहते हैं, रोटी को खाना चाहते हैं। मतलब कि रानी को ऐसा लगा कि उनके पास सब कुछ है खाने के लिए, लेकिन ये अभी खाना किसको जाते हैं, रोटी को, रोटी खाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। अब जैसे कहने का मतलब कि जो गरीब जनता थे उनके कपड़े वगैरह क्या थे, फटे हुए थे। तो उस समय क्या हुआ कि रानी जो थी वो बोली कि अगर इनके पास रोटी खाने को नहीं है तो बोल दो एक एक खा ले। तो रानी को ऐसा लगा कि इनके पास सब कुछ है खाने के लिए, एक केवल क्या खाना चाहते हैं, रोटी खाना चाहते हैं। जैसे होता है हमारे पास रोजाना सब कुछ होता है खाने के लिए, लेकिन कभी कभी मन करता है कि अनर्गल चीजें बनाने के लिए, जैसे नॉन वेज वगैरह बन गया, कुछ भी चीजें हो गई। तो वैसे ही वहां पर था, वो रानी
रानी के मन में था। तो ये देखने के बाद वहां की जनता और भड़क गई और राजा के खिलाफ हो गई। तो इसी बीच क्या हुआ, एक बड़ा युद्ध हुआ ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के साथ फ्रांस का एक बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में क्या हुआ, बहुत सारे पैसे लगते थे। तो उस समय जो फ्रांस में 3 सदन हुआ करते थे, एक प्रथम सदन, एक लेफ्ट सदन, राइट सदन और मिडिल सदन। तो जो आपका था राइट सदन और मिडिल सदन, इन दोनों में बहुत अमीर आदमी होते थे, और जो आपका लेफ्ट सदन था उसमें जनता होती थी। तो राजा ने एक प्रमाण घोषित किया कि जो युद्ध में खर्चा होगा वो लेफ्ट सदन वाले पूरा कर देकर उसको चुकाएंगे। तो जनता इससे भड़क गई कि भाई 2 सदन वाले से पैसा नहीं ले रहे हैं और हमारे में से क्या ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो क्या की वहां की जनता क्या की, उस सदन को क्या कर दी, छोड़ दी। उस सदन को क्या कर दी, छोड़ दी। और राजा इतना क्रूर था कि दोबारा जनता को बुलाकर सदन में नहीं बैठा, बल्कि उस सदन को क्या कर दिया, भंग कर दिया। क्या कर दिया, भंग कर दिया कि आज से लेफ्ट सदन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसी सदन के बगल में एक था टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट किसको कहते हैं, कि जहां पर टेनिस खेला जाता है उसको क्या बोला जाता है, टेनिस कोर्ट। क्या बोला जाता है, टेनिस कोर्ट। तो वहां की फ्रांस की जनता जाके शपथ ली कि अब राजा मतलब कि इस राजतंत्र को खत्म करके हमें क्या लाना है, लोकतंत्र लाना है। क्या लाना है, लोकतंत्र लाना है। तो वहां का कोई जासूस था, उस राजा को संपर्क पहुंचाया कि यहाँ की जनता इकट्ठा होकर एक प्लान बना रही है कि अब राजा का शासन खत्म होगा और लोकतंत्र क्या आएगा। ये खबर जो है राजा को लगी, और राजा क्या किए, सभी जितने भी राजा के खिलाफ जाते थे और जितने लोग चाह रखते थे लोकतंत्र है, उन सभी को पकड़ कर क्या कर दिया, एक दुर्ग में बंद कर दिया। क्या कर दिया, एक दुर्ग में बंद। दुर्ग का मतलब होता है किला। क्या होता है, किला। एक दुर्ग में बंद किया और उस किले का नाम था वास्तिल किला। क्या नाम था, वास्तिल किला। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तिल किला किस चीज से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। तो वास्तिल दुर्ग में क्या कर दिया, उन लोगों को बंद कर दिया। तो इसी बीच क्या हुआ, उसी में से कोई सूचना पहुंचाया कि मतलब कि जो बंद थी जनता उस किले में, उनको मारने के लिए राजा क्या कर रहा है, विदेश से क्या बुला रहा है, सैनिक बुला रहा है। तो इससे और जनता भड़क गई। तो जितने भी बाहर की जनता थी वो उस पोर्ट को क्या कर ली, चारों तरफ से क्या कर ली, घेर ली। और 14 जुलाई 1789 को उस किले को तोड़ करके सभी जितने भी कैद जनता थी उसको क्या कर दी, बाहर कर दी। और क्या हुआ, जनता उस फ्रांस की क्रांति की क्या हो गई, स्टार्टिंग हो गई। और ये रक्तपात क्या हुआ, बहुत दिनों तक चला, क्योंकि बड़ा युद्ध था, बहुत दिनों तक ये रक्तपात चला। और जाके रक्तपात वाटरलू की लड़ाई में क्या हो गई, खत्म हो गई। और इससे क्या हुआ, फ्रांस एक ऐसा कंट्री बना जहां में पहली बार राष्ट्रवाद की उमंग उठी और राष्ट्रवाद की भावना वहां पर लोगों के बीच उठी। और इसी देश से प्रभावित होकर अमेरिका, इटली सभी में क्या हुआ, ये राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो आगे हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण। क्या है, फ्रांस क्रांति के कारण जो और इंपॉर्टेंट कारण है उसको हम देख लेते हैं। पहला था क्या, राजनीतिक कारण। क्या था, राजनीतिक कारण। कई सारे वहां पर राजा राजगद्दी पर बैठे थे, राज किए थे, जैसे लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। तो लुई 14वां जो था वो काफी दम्भी और दुर्लभ शासक था। क्या था, काफी दम्भी और लड़ाकू प्रवृत्ति का था। ये ऐसा शासक था कि ये अपनी प्राकृतिक सीमा को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। क्या कर रहा था, बढ़ा था। उस समय आप जानते हो जो भी आक्रमण करता था अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए करता था, यानी कि हमारा क्षेत्र कितना बड़ा हो जाए, यानी कि क्षेत्र बड़ा हो जाए, हमारे पास ज्यादा पावर आ जाए, राजा यही सोचता था। तो ये क्या करता था, अपनी प्राकृतिक सीमा को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। किसको बढ़ा रहा था, प्राकृतिक सीमा को बढ़ा रहा था। और जो वहां के सबसे मजबूत जनता थी, सामंतवाद के लोग, उनको क्या किया, कठोरता पूर्वक दबाया और उनसे क्या किया, धार्मिक अधिकारों को क्या कर लिए, छीन लिया। धार्मिक अधिकारों को छीन लिया और बोला कि आज से मैं ही राजा हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। क्या, आज से मैं ही राजा हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। तो उसके बाद जो आयोग राजा कई सारे आए, लुई 14वां आया, लुई 15वां आया, लुई 16वां। लुई 16वां के बारे में आपको बता दिए कि उसके शासनकाल में फ्रांस की क्रांति एकदम चरम सीमा पे आ गई और जनता एकदम राजा के क्या हो गई, खिलाफ हो गई। तो एक पत्नी थी लुई 16वां की, जिसका नाम था मेरी एंतोइनेट। क्या नाम था, मेरी एंतोइनेट। तो मेरी एंतोइनेट महारानी, यानी कि महारानी मेरिया थेरेसा की क्या थी, पुत्री थी। क्या थी, पुत्री थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। मेरी एंतोइनेट की माता का नाम पूछेगा तो आप क्या बताओगे, मेरिया थेरेसा। क्या बताओगे, मेरिया थेरेसा। और सम्राट जोसेफ द्वितीय की क्या थी, बहन थी। सगी क्या थी, बहन थी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति की स्टार्टिंग हुई, कहां अंत हुआ, कैसे जो है जनता राजा के खिलाफ गई। तो आगे हम देखते हैं नोट में कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस समय फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। तो फ्रांस की जनसंख्या उस समय 2,50,00,000 थी। कितनी थी, 2,50,00,000 थी। और इसी फ्रांस की कुल भूमि का 40% भाग इन्हीं दोनों वर्गों के पास था। यानी कि जो ये दो वर्ग आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सामाजिक कारण में आप देखोगे तो सामाजिक कारण का था। तो जो आप सामाजिक कारण में देखोगे विभिन्न वर्ग थे। विभिन्न वर्ग भी कितने वर्गों में थे, 2 वर्ग में थे। एक द्वितीय वर्ग था और दूसरा क्या था,
प्रथम वर्ग था। क्या था? प्रथम वर्ग। और प्रथम वर्ग में आते थे पादरी लोग। क्या थे? पादरी लोग। और जिनकी संख्या होती थी 1,30,000। उस समय प्रेजेंट टाइम में जो जनसंख्या होती थी वो कितनी थी? 1,30,000। और द्वितीय वर्ग के जो सामंत लोग थे उनकी जो जनसंख्या थी वो 80,000 परिवार थे और उसमें 4 लाख आदमी थे। कितने थे? 4 लाख व्यक्ति थे। तो यहां तक कि आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इन्हीं दोनों के पास फ्रांस की 40% भूमि इन्हीं दोनों सामंतों के पास यानी कि इन्हीं दोनों वर्गों के पास थी। तो अब हम देखते हैं पादरी वर्ग क्या होता है। पादरी वर्ग को बोला जाता है प्रथम स्टेट। 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे 3 प्रकार के स्टेट होते थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम पादरी वर्ग का मतलब होता है प्रथम स्टेट। प्रथम स्टेट क्या करते थे? आम जनता से टाइथ नामक कर लेते थे। ये ऐसे क्रूर मतलब कि वर्ग था कि जो आम जनता होती थी उनसे टाइथ नामक कर लेते थे। टाइथ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जो पादरी वर्ग के लोग थे वो जो आम जनता थे उनसे कौन सा कर वसूलते थे। तो कौन सा कर वसूलते थे? टाइथ नामक कर वसूलते थे। तो पादरी वर्ग भी कितने वर्गों में बटा था? 2 वर्गों में। एक उच्च पादरी थे, एक निम्न पादरी वर्ग थे। क्या थे? एक उच्च पादरी वर्ग के लोग थे, एक क्या थे? निम्न पादरी वर्ग के लोग थे। तो इन दोनों में क्या था कि जो उच्च पादरी वर्ग के लोग थे वो थोड़ा ज्यादा क्या थे? मजबूत थे। क्या थे? मजबूत थे, यानी कि उनके पास ज्यादा शक्ति थी, उनके पास वो लोग ज्यादा थे। तो ये जो निम्न पादरी वर्ग के लोग थे ये लोग क्या करते थे? इन पर राज करते थे। यानी कहने का मतलब कि तो परंपरा चली आ रही है कि जो मजबूत होगा वो जो कमजोर होंगे उन पर क्या करेंगे? राज करेंगे। तो वही काम था यहाँ पर। ये आराम की जिंदगी क्या करते थे? व्यतीत करते थे। और जो निम्न पादरी वर्ग का जो धन था यानी कि इन्हीं के द्वारा एकत्रित किए गए धन पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक प्रकार से कर ही वसूलते थे कि भाई हमको इतने दिन में इतना चाहिए। और ये लोग आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। कौन लोग? उच्च पादरी वर्ग के लोग। और निम्न पादरी वर्ग के लोगों द्वारा एकत्रित किए गए धन पर अपना जीवन क्या करते थे? व्यतीत करते थे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा हम देखते हैं सामंत वर्ग। क्या देखते हैं? सामंत वर्ग। ये पूरे मतलब कि तीनों स्टेटों में से सबसे तगड़ा स्टेट यही था सामंत वर्ग। सामंत वर्ग को बोलते हैं द्वितीय स्टेट। इनके पास कई सारी मतलब कि सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे कि इन लोगों से बहुत सारी सुविधा प्राप्त होती। जैसे इन्हें कर नहीं देना पड़ता था। क्या नहीं देना पड़ता था? इन्हें कर नहीं देना पड़ता था। सभी उच्च पदों पर केवल इन्हीं का अधिकार था। यानी कि जितने भी सैनिक में उच्च पद होते थे जिनकी भर्ती होती थी वो उस पर केवल किसका अधिकार था? सामंत वर्ग पर। किसका अधिकार था? सामंत वर्ग। और चौथा क्या है? फ्रांस की 1/4 भूमि के क्या थे? मालिक थे। मतलब कि बढ़िया जमींदार भी थे और इनको उच्च पदों की भर्ती पर केवल इन्हीं का अधिकार था और इन्हें कर नहीं देना पड़ता था। और ये क्या करते थे? जो सैनिक यानी कि जो किसान थे उन पर जो खेत, ये लोग इनके 1/4 भाग इनके पास खेत था। तो ये लोग जो छोटे छोटे किसान थे उनके अपने खेतों में क्या करवाते थे? काम करवाते थे। और काम करवाने के बाद जो किसान का मुख्य भूमि था यानी कि जो किसान का खुद का भूमि थी उसमें से 1/4 भाग क्या करते थे? ये लोग लेते थे। यदि कोई भी किसान भूमि को बेचता है, जैसे कहने का मतलब कि कोई भी किसान अगर भूमि को एकत्रित करके बेचता है तो उसमें से 1/4 भाग पैसा क्या करते थे? ये लोग अपने ले लेते थे और जो बचता था उसको किसको देते थे? किसान को देते थे। यहां तक कि नहीं, ये लोग क्या करते थे? शिकार भी करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। अब शिकार का मतलब जैसे कि अब शिकार करने के लिए जो यानी कि किसान के खेतों में जो जानवर आते थे, अब किसान अगर उनको भगाता था खेतों में से तो ये लोग सामंत वर्ग के लोग किसान को मारते थे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो जानवर क्या थे? इन किसानों के खेतों को क्या कर देते थे? नष्ट कर देते थे। और अगर ये लोग खेतों से उस जानवर को भगाते थे सामंत वर्ग के लोग ये किसानों को मारते थे। अब कारण क्या था? क्योंकि ये सामंत वर्ग के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और शिकार करने के लिए जानवर की आवश्यकता होती है। तो ये लोग क्या करते थे? अगर इनके खेतों में वो जानवर आते थे तो ये लोग क्या करते थे? उनको मतलब किसान को उस जानवर को भगाने नहीं देते थे। ये लोग अपने शिकार के लिए उस जानवर को उसी पर कहते थे रहने दीजिए। तो यहां तक आई होप समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कहानी की तरह है, कोई दिक्कत तो है नहीं। कहानी आप समझिए, आप रटोगे तो इतिहास नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए। चौथा आपका क्या है? मध्यम वर्ग। क्या है? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में लोग, इसमें बहुत शिक्षित लोग आते थे और ये लोग धन से भी क्या थे? संपन्न थे। अब शिक्षित का मतलब इसमें व्यापारी आते थे और इसमें वकील भी आते थे, लेखक भी आते थे, प्राध्यापक, डॉक्टर वगैरह, इसमें सब यानी कि जितने इसमें भी लोग आते थे मध्यम वर्ग में, इसमें लोग पढ़े लिखे आते थे। तो ये लोग क्या थे? काफी शिक्षित थे और आर्थिक रूप से क्या थे? संपन्न थे। आज भी इतिहास गवाह है कि शिक्षित लोग चुप नहीं रहते हैं। कहने का मतलब कि अगर कहीं पर भी कोई गलत काम हो रहा है तो सबसे पहले कौन आगे जाएगा? शिक्षित लोग। यानी कि जो गलत सही होगा वही पहले बताएंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो मेन, यानी कहने का मतलब जो मेन कारण थे और जो फ्रांसीसी क्रांति के सबसे पहले आगे आए वो थे मध्यम वर्ग। क्योंकि ये लोग शिक्षित थे, राजा किसके साथ गलत कर रहा है, किसके साथ सही कर रहा है, जो पढ़े लिखे लोग थे वही जानते थे। और यही लोग क्या है कि ये फ्रांसीसी क्रांति में सबसे आगे आए। तो नेपोलियन ने एक बात कही थी, इसी फ्रांसीसी मध्यम वर्ग के लोग थे, नेपोलियन ने एक बात कही थी कि जो
स्वतंत्रता है वो एक प्रकार से सामंत वर्ग का एक समानता है। क्या है? जो आपका स्वतंत्रता है वो मध्यम वर्ग के एक क्या थी? समानता थी। यहां तक कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो नहीं सकती है। अभी मैंने टोटल आपको बताया नहीं, एक क्या बताया, फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया और राष्ट्रवाद का मतलब बताया। सबसे पहले चैप्टर में अगर कोई भी आप पूछेगा तो राष्ट्रवाद क्या होता है, तो उसमें आप बता दीजिएगा कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम करना, अपने देश के प्रति क्या करना? लगाव रखना। क्या करना? लगाव रखना। ये होता है राष्ट्रवाद का मतलब। तो यहां पर आपको ये टॉपिक आप आज को क्लियर हुआ है। ठीक है, अब कल हम आपको बताएंगे जर्मनी का एकीकरण और राष्ट्र और साम्राज्यवाद। आप यहां पर 3 टॉपिक में एकदम ध्यान से देखिएगा, एक फ्रांसीसी क्रांति, एक जर्मनी का एकीकरण और एक इटली का एकीकरण। यही 3 टॉपिक आप इस चैप्टर में से अच्छे तरीके से पढ़ लिए, क्वेश्चन 110% फंस जाएगा, 100% फंसेगा। एक फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा आपका जर्मनी का एकीकरण और तीसरा आपका इटली का एकीकरण। तो यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कल आपको हम बताएंगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा भूमिका कौन दार्शनिक निभाया, कौन सी पुस्तक लिखी गई, कहां से लोग आए जर्मनी को एक करने के लिए, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।